हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान विषय का द्वितीय प्रश्न पत्र पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहा हूं। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के सिद्धांत पढ़ा रहा हूं। और लोक प्रशासन के सिद्धांत के अंतर्गत मैं इसमें आप लोगों को यूनिट 8 से भारतीय प्रशासन का विकास बता रहा हूं। भारतीय प्रशासन के विकास के अंतर्गत मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को प्राचीन भारतीय लोक प्रशासन से अवगत कराया था। इस वीडियो के अंतर्गत मैं मध्यकालीन भारतीय प्रशासन से अवगत कराने जा रहा हूं। तो आइए जानते हैं मध्यकालीन भारतीय प्रशासन। मध्यकालीन भारतीय प्रशासन का स्वरूप क्या था, प्रशासन की संरचना क्या थी। जैसा कि 1191 में भारत के अंतिम हिंदू सम्राट होते हैं पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली के सम्राट होते हैं पृथ्वीराज चौहान और इनका शासनकाल 1178 से लेकर 1192 तक था। 1178 से लेकर 1192 तक इनका शासनकाल होता है। लेकिन 1191 में तुर्कियों का आक्रमण शुरू हो जाता है और मोहम्मद गोरी भारत के ऊपर चढ़ाई कर देता है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कई बार युद्ध होता है, लेकिन अंततः 1192 में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं। जब पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं तो इसके पश्चात 1192 में मोहम्मद गोरी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासक बना देता है। इस तरह से भारत में गुलाम वंश की स्थापना होती है। तो 1192 के पश्चात के जो काल होते हैं उसको हम मध्यकाल के नाम से जानते हैं। और मध्यकाल को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है सल्तनत कालीन प्रशासन सन 1206 ईस्वी से 1526 तक। यहां चूंकि 1206 ईस्वी तक औरंगजेब 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन था दिल्ली के ऊपर। तो 1206 से 1526 के काल को हम सल्तनत कालीन प्रशासन के नाम से जानते हैं। और 1526 के पश्चात 1526 से लेकर 1857 को मुगल कालीन प्रशासन के रूप में जानते हैं। यानी कि यह मुगल कालीन प्रशासन का काल होता है और 1206 से 1526 यह सल्तनत कालीन प्रशासन का काल होता है। तो 1206 ईस्वी से 1290 तक का काल जो होता है वो गुलाम वंश का काल होता है। यह काल होता है गुलाम वंश का काल होता है, क्योंकि इसमें गुलामों के द्वारा शासन किया जाता था। कहने का आशय यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और मोहम्मद गोरी जब भारत विजय करके वापस अपने देश जाता है तो भारत की सत्ता वह कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में दे देता है। और इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक चूंकि गुलाम होता है तो गुलाम वंश की स्थापना होती है। और फिर 1290 से 1310 में यह खिलजी वंश की स्थापना होती है। खिलजी वंश की स्थापना होती है 1290 से लेकर 1310 के काल को। जैसे अलाउद्दीन खिलजी इत्यादि विभिन्न शासकों का काल होता है, शासन प्रशासन करते हैं। तो इस काल को हम खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। फिर 1320 से लेकर 1414 तक, यह 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश की स्थापना होती है। तुगलक वंश का शासन होता है। फिर 1414 से लेकर तक सैयद वंश का शासन होता है। सैयद वंश का शासन होता है। 1451 से लेकर 1526 तक लोदी वंश का शासन होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1200 ईस्वी से लेकर 1400 यानी कि 1526 तक विभिन्न वंशों का शासन होता है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। और फिर 1526 से मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है और सल्तनत काल का अंतिम राजा इब्राहिम लोदी होता है। तो सल्तनत काल में जो प्रशासन होता है, प्रशासन का स्वरूप जो होता है वह केंद्रीय होता है। प्रशासन का स्वरूप क्या होता है? केंद्रीय होता है। इसमें एक केंद्रीय राजा होता है और उसके अधीनस्थ विभिन्न अधिकारी और पदाधिकारी हुआ करते थे।
राजा को सुल्तान कहा जाता था और सुल्तान शिखर पर होता था, यानी कि सर्वोच्च पद पर होता था। और यह जो पद की क्रम व्यवस्था होती है, उस क्रम व्यवस्था में सर्वोच्च शिखर पर होता है और इसके अधीन विभिन्न अधिकारी होते हैं, विभिन्न कर्मचारी होते हैं। आइए हम जानते हैं कि सुल्तान के अधीन विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी कौन कौन से थे। पहला अधिकारी होता है वकीले सदर। वकीले सदर, यह जो वकील सदर होता है, यह राज परिवार की देखभाल करता है, महल की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, यानी कि राज परिवार की समस्त जिम्मेदारी इस वकील सदर को होती है। दूसरा होता है अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब, यह जो अमीर ए हाजिब होता है, यह दरबार में आयोजन होने वाले विभिन्न समारोहों की देखभाल करता है, यानी कि विभिन्न समारोह जो आयोजित किए जाते थे, उस समारोहों का यह अध्यक्ष होता है। इसकी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि राज परिवार में जितने भी संस्कार आयोजित किए जाएं, जितने भी समारोह आयोजित किए जाएं, वह कराए और सुल्तान के समक्ष आने वाले जितने भी आवेदन पत्र हैं, प्रार्थना पत्र है, वह सब सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत करे। यानी कि एक तरह से यह जो अमीर हाजिब होता था, एक तरह से वर्तमान समय का पीए होता था, सेक्रेटरी होता था। एक तरह से यह सुल्तान का सेक्रेटरी होता था। वकील सदर जो होता था, वह राज परिवार की देखभाल करता था, यह सुरक्षा अधिकारी होता था, सर्वोच्च सुरक्षा अधिकारी होता था। इसी तरह से वजीर, दूसरा है वजीर, तीसरा है वजीर का मतलब होता है प्रधानमंत्री, यानी कि जो राजा का मुख्य शासनाधिकारी होता है, शासकीय अधिकारी होता है, उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। और सल्तनत काल में इसी प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? वजीर कहा जाता था। तो ये जो वजीर होता था, यह मंत्रियों का प्रमुख होता था और वित्त विभाग इसी के अधीन होते थे। वजीर यानी कि मंत्रियों का प्रमुख होता था और सभी वित्त विभाग इसी के अधीन होते थे और विभिन्न विभागों को निर्देशित करता था और विभिन्न विभागों की देखरेख करता था। मंत्रियों के अधीन जितने भी विभाग हुआ करते थे, उन सभी विभागों का यह परीक्षण करता था, सबसे परामर्श लेता था, विभिन्न मंत्रियों को यह दिशा निर्देश देता रहता था। और इस प्रधानमंत्री के अधीन और इस वजीर के अधीन विभिन्न अधिकारी हुआ करते थे। चौथा है दीवाने अर्ज। यह जो दीवाने अर्ज होता था, यह सैनिक विभाग का प्रमुख होता था। सैनिक विभाग का प्रमुख यानी कि सेनापति होता था। सैनिक विभाग का प्रमुख, जिसको वर्तमान में हम सेनापति कहते हैं, यह सर्वोच्च कमांडर होता था। दीवाने अर्ज सर्वोच्च कमांडर हुआ करता था, राजा का सर्वोच्च कमांडर हुआ करता था। सेना की देखभाल करता था, सेना को निर्देशित करता था, सेना को ट्रेनिंग देता था, प्रशिक्षण देता था। सेना की जितनी जिम्मेदारी थी सब दीवाने अर्ज की हुआ करती थी। इसी तरह से दीवाने ईसा, दीवान ए ईसा, यह जो दीवाने ईसा होता था, राज के पत्राचार का उत्तरदायित्व तो इसके पास होता था। इसके प्रमुख को दरबारे मुसालिक कहा जाता था। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक, यह जो बरीद ए मुमालिक हुआ करता था, यह संवाद या समाचार विभाग का प्रमुख होता था, सूचना विभाग का प्रमुख होता था। यह जो बरीद ए मुमालिक होता था, यह सूचना विभाग का प्रमुख होता था। जितने सूचनाओं का प्रसारण होता था या राजा के पास कौन कौन सी सूचनाएं पहुंचनी चाहिए, यह सब यह डिसाइड करता था, यह निर्धारित करता था बरीद ए मुमालिक। और प्रशासन के जितने भी विभाग होते थे, जितने विभागों में जो घटनाएं घटित होती थी, उस घटनाओं को यह दर्ज करता था। उस घटनाओं के बारे में रिपोर्ट तैयार करता था और राजा को देता था, सुल्तान को देता था। सातवां अधिकारी था दीवान ए रिसालत। यह जो दीवान ए रिसालत होता था, यह धार्मिक विभाग का प्रमुख होता था। यह सभी धार्मिक क्रियाओं को संपादित कराता था, धर्म के संबंध में यह निर्देश देता था और धार्मिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करता था और काजियों की नियुक्ति करता था। यानी कि एक तरह से यह दीवान ए रिसालत जो था, यह एक विभाग था। दीवान ए रिसालत एक विभाग था, एक डिपार्टमेंट था। यह धार्मिक कार्यों का संपादन कराता था।
काजियों की नियुक्ति करता था, काजियों की नियुक्ति करता था, और जो इसका अधिकारी होता था उसको सद्र उस सदूर कहा जाता था। सद्र, इसका जो अधिकारी होता था, सद्र उस सुदूर कहा जाता था। यह जो सद्र उस सुदूर होता था, यह धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था, यह धर्म ज्ञाता होता था, क्योंकि जो सल्तनत कालीन व्यवस्था होती है वह सब कुरान के अनुसार चलती है, कुरान के अनुसार चलती है, कुरान के नियमों के अनुसार चलती है, और जितने जो न्याय कार्य होते हैं वह कुरान के नियमों के अनुसार ही किए जाते हैं। क्योंकि 1192 में भारत में इस्लाम वंश की स्थापना हो चुकी थी, और इसलिए जो जितने भी शासन होते हैं, जितने भी प्रशासन होते हैं, जितने भी पदाधिकारी होते हैं, सब इस्लामिक हो जाते हैं, सब इस्लामिक रहते हैं, और बड़े बड़े पदों पर इस्लामिक व्यक्तियों की ही नियुक्ति की जाती है। इसके पश्चात हम न्यायपालिका को देखते हैं। न्यायपालिका 7वां है। 8वां न्यायपालिका। न्यायपालिका का स्वरूप क्या होता था? न्यायपालिका, यह जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका का प्रमुख स्वयं सुल्तान होता था। सुल्तान, इसका प्रमुख कौन होता था? सुल्तान। जैसा कि राजतंत्री शासन व्यवस्था होती है, और राजतंत्री शासन व्यवस्था में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सब कुछ राजा में ही निहित होती है, ये तीनों अंग राजा में ही निहित होती है। तो न्यायपालिका का सर्वोच्च पदाधिकारी या सर्वोच्च प्रमुख कौन होता था? सुल्तान ही होता था। और सुल्तान के पश्चात जो न्यायिक अधिकारी होता था उसको काजी उल मुमालिक कहा जाता था। सुल्तान के पश्चात काजी उल मुमालिक, उसको काजी उल मुमालिक कहा जाता था। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि काजी उल मुमालिक और सद्र उस सुदूर, यह जो दो पद होते थे एक ही व्यक्ति के पास होते थे। एक ही व्यक्ति काजी उल मुमालिक भी होता था, और वही व्यक्ति सद्र उस सुदूर भी होता था। और नेक्स्ट देखते हैं मुहतसिब। यह जो मुहतसिब होता था, यह न्याय विभाग की सहायता करता था, और इसका कार्य यह देखना होता था कि कहीं जनता इस्लामिक कानूनों का उल्लंघन तो नहीं कर रही है। तो यह जो मुहतसिब होता था, यह न्याय विभाग का प्रशासन करता था, न्याय विभाग के प्रशासन में सहायता करता था, राजा की सहायता करता था, विभिन्न अधिकारियों की सहायता करता था। यह देखता रहता था कि जनता कहीं इस्लामिक कानूनों का उल्लंघन तो नहीं कर रही है, कुरान के नियमों का पालन कर रही है या नहीं कर रही है। जो कुरान के नियमों का उल्लंघन करते थे, जो इस्लामिक कानूनों का उल्लंघन करते थे, उसको राजा के द्वारा दंडित किया जाता था, या राज्य के अधीन जितने न्यायिक अधिकारी होते थे उन न्यायिक अधिकारियों के द्वारा दंडित किया जाता था। इसके अलावा राजा के पास जो अंतिम विभाग होता है वह दास और कारखाना होता है। दास और कारखाना होता है। राजा के अधीन विभिन्न दास होते हैं, विभिन्न कार्यों को करने के लिए दास की भी आवश्यकता होती है। राजा के पास हजारों दास होते हैं। इन दासों को महलों में रखा जाता है, विभिन्न महलों में रखा जाता है, अस्तबल में रखा जाता है, विभिन्न जगहों पे दासों को रखा जाता है, और दासों के द्वारा कार्यों को संपादित कराया जाता है। और इसके अलावा दासों को सुल्तान का निजी सेवक भी बनाया जाता है, सुल्तान का अंगरक्षक भी बनाया जाता है। और यह दास जो होते हैं राजा की सुरक्षा में लगे होते हैं। दास भी राजा की सुरक्षा में लगे रहते हैं, जगह जगह पहरेदारी करते हैं, और दास राज्य के अधीन ही कार्य करते रहते हैं। इस तरह से दासों की संख्या हजारों में होती है। और इस सुल्तान के अधीन विभिन्न दास भी होते हैं, और सुल्तान के अधीन कारखाने भी होते हैं। कारखाने दो प्रकार के होते हैं, पहला है उत्पादन स्थल और दूसरा है गोदाम। पहला क्या था? उत्पादन स्थल। पहला उत्पादन स्थल, यहाँ उत्पादन स्थल जहां पर प्रोडक्शन का काम होता था, जहां पर प्रोडक्शन का काम होता था। और दूसरा गोदाम, जहां पर माल को रखा जाता था या विभिन्न सामानों को रखा जाता था। यहाँ जहां प्रोडक्शन के कार्य होता था उसको फैक्ट्रियां करते थे, और जहां माल को संग्रहित किया जाता था उसको गोदाम करते थे। तो इस तरह से कारखाना दो भागों में विभाजित होता है, पहला है उत्पादन स्थल, दूसरा है गोदाम। और इन विभागों का भी एक प्रमुख होता है, इन विभागों का भी एक प्रमुख होता था। और इन विभागों का जो प्रमुख होता था वह प्रायः अमीर होता था, अमीर व्यक्ति होता था, अमीर या फिर कुलीन व्यक्ति होता था, कुलीन व्यक्ति होता था। राजा के जो सामंत होते थे उनको प्रायः अमीर कहा जाता था। सुल्तान के जो सामंत होते थे उनको अमीर कहा जाता था। यानी कि जो कुलीन वर्ग होते थे, जो सभ्य होते थे, राजा के विश्वास पात्र होते थे, ऐसे व्यक्तियों को अमीर कहा जाता था। इन अमीरों को कुछ
रियासतें दी गई थी, इन अमीरों को कुछ भूभाग आवंटित कर दिए गए थे और वह उस भूभाग से अपना कर वसूलते थे और अपने भी रखते थे और राजा को भी देते थे। तो इनका जो शासन होता है कारखानों का शासन अमीरों के द्वारा किया जाता है, कुलीन वर्गों के द्वारा किया जाता है। सल्तनत कालीन व्यवस्था में हम एक और चीज देखते हैं, वह होती है इक्ता व्यवस्था। इक्ता व्यवस्था यह एक कर की प्रणाली होती है, यह एक कर इकट्ठा करने की प्रणाली होती है। इक्ता व्यवस्था के माध्यम से प्रांतीय शासन किया जाता था। यह तो केंद्रीय शासन होता है, फिर पूरे देश को कई राज्यों में विभाजित कर दिया जाता था, कई रियासतों में विभाजित कर दिया जाता था। जैसा कि 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में तुर्कियों ने स्थानीय राजाओं का अंत कर दिया था। 13वीं शताब्दी में जब भारत में तुर्कों का आक्रमण होता है तो जितने भी स्थानीय राजा होते हैं, छोटे छोटे राजा होते हैं, सबका उसने अंत कर दिया और उसके जगह पे अमीरों की प्रणाली विकसित की और अमीरों को नगद वेतन दिया जाता था। बाद में अमीरों को नगद वेतन देने के बजाय उन्होंने अमीरों को कुछ भूभाग का आवंटन करना शुरू कर दिया। अमीर का मतलब यहां सामंत से समझिए। सल्तनत काल में या तुर्की शासन में जो सामंत होते थे उनको अमीर कहा जाता था या कुलीन व्यक्ति कहा जाता था। तो अब जब भारत में छोटे छोटे राजाओं का अंत हो जाता है तो छोटे छोटे राजाओं की जगह पर अमीर तंत्री शासन प्रणाली विकसित होती है, कुलीन तंत्री शासन प्रणाली विकसित होती है। और पहले तुर्की शासक अमीरों को वेतन देते थे किसी विशेष भूभाग की रक्षा करने के लिए या विशेष भूभाग से कर इकट्ठा करने के लिए उनको वेतन देते थे। लेकिन बाद में क्या होता है कि बाद में अब इनको नगद वेतन देना बंद कर दिया जाता है और वह भूभाग उनको आवंटित कर दिया जाता है। उनको एक रियासत दे दी जाती है, एक भूभाग आवंटित कर दिया जाता है और इसको हम भूमि अनुदान पद्धति कहते हैं। और रियासतें इसलिए आवंटित कर दिया जाता है कि वह उस भूभाग से कर इकट्ठा करें, वहां के नागरिकों से, वहां की जनता से कर इकट्ठा करे और कर इकट्ठा करके अपना खर्च स्वयं चलाएं और जो शेष बचता है वह राजा को दे दे, वह सुल्तान को दे दे। और इसके अलावा जो यह अमीर होते थे इनके पास सैनिक भी थे और यह सैनिकों का खर्च स्वयं देखे। यानी कि अब क्या प्रथा विकसित हो जाती है कि अमीर अपना सैनिक स्वयं रखने लगे, कर इकट्ठा करने लगे, एक विशेष भूभाग से कर इकट्ठा करने लगते हैं और कर से जो होने वाली आय होती है वह सैनिकों का वेतन देते हैं और अपना भी स्वयं का खर्च निकालते हैं और जो शेष राशि होती है फिर वह सुल्तान को आवंटित कर देते हैं। सुल्तान के पास वह शेष राशि पहुंचा दी जाती है और इनको मुक्ति या बलि कहा जाता है। इन कुलीनों को या इन अमीरों को मुक्ति या बलि कहा जाता था। मुक्ति या बलि कहा जाता था इनको। इस प्रकार इक्ता जो है यह एक अरबी शब्द है। इसका अर्थ होता है कि राज की सेवा के बदले उसको भूमि अनुदान करना। यानी कि जो व्यक्ति राज की सेवा कर रहा है तो राज की सेवा के बदले उसको कुछ भूभाग आवंटित कर देना ताकि वह अपने खर्च का निर्वहन कर सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और साथ ही साथ उस भूमि से होने वाली आय का कुछ हिस्सा राजा को भी वापस कर सके, राजा को भी पहुंचा सके। तो इसको हम इक्ता प्रणाली कहते हैं। और जो यह इक्ता प्रणाली होती है यह इक्ता प्रणाली हस्तांतरणीय होती है। इक्ता प्रणाली जो होती है वह हस्तांतरणीय होती है, यानी कि ट्रांसफरेबल होती है। एक व्यक्ति जो इक्ता का मालिक होता था कभी फिर उसको हटाकर दूसरे व्यक्ति को भी बनाया जा सकता था या उसको ट्रांसफर भी कर दिया जाता था। एक भूभाग से दूसरे भूभाग में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता था। लेकिन बाद में यह इक्ता प्रणाली वंशानुगत हो जाती है और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी यह इक्ता प्रणाली चलती रहती है। इक्ता जो होता है यह एक बड़ा प्रांत भी हो सकता था और एक छोटा भूभाग भी हो सकता था। यानी इक्ता जो था एक बड़ा प्रांत हो सकता था और छोटा भूभाग भी हो सकता था। जैसे वर्तमान समय में हम देखते हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्यों का प्रशासन वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है और पूरे संघ सरकार का प्रशासन केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है। इसी तरह से सल्तनत काल में भी केंद्रीय सरकार हुआ करती थी जिसका अध्यक्ष या जिसका प्रमुख सुल्तान होता था। सुल्तान के अधीन विभिन्न मुक्ति होते थे या उसको वली कहते हैं। इनको कुछ प्रांत दे दिए जाते थे या छोटा भूभाग दे दिया जाता था और इन छोटे भूभाग का प्रशासन स्वयं करते थे। सैनिकों की सहायता से प्रशासन स्वयं करते थे
और इनसे होने वाली आय को वह फिर सुल्तान के पास पहुंचा देते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सल्तनत कालीन व्यवस्था में विभिन्न प्रशासकीय अधिकारी होते हैं, वकील सदर होता है जो राजमहल की देखभाल करता है, अमीर हाजिब होता है जो राजा के विभिन्न कार्यों को संपादित करता है, वजीर होता है जो मंत्रियों का मुखिया होता है, दीवाने अर्ज होता है जो सैनिक का प्रमुख होता है, दीवाने ईशा होता है, फिर बरीद ए मुमालिक होता है जो सूचना अधिकारी होता है, दीवाने रिसालत होती है जो कि धार्मिक विभाग का संचालन करती है, धार्मिक विभाग का संचालन करती है, और धार्मिक विभाग का जो प्रमुख होता है वह सद्र उस सुदूर होता था। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि न्यायपालिका होती थी और न्यायपालिका का जो अध्यक्ष होता था वह सुल्तान होता था। सुल्तान के अधीन काजी उल मुमालिक होते थे। काजी उल मुमालिक और सद्र उस सुदूर के काजी उल मुमालिक और सद्र उस सुदूर का पद एक ही व्यक्ति के पास होता था। फिर मुहद्दिस होता था जो न्यायिक व्यवस्था की देखभाल करता था। न्यायिक अधिकारी जो जितने होते थे वह मुहद्दिस के अधीन होते थे। फिर दास और कारखाने भी होते थे। इस तरह से सल्तनत प्रणाली जो होती है वह पूर्ण रूप से केंद्रीकृत होती है और यह शरीयत कानून के आधार पर चलती रहती है, यह कुरान के आधार पर चलती रहती है और पूर्ण रूप से इस्लामिक सिद्धांतों के आधार पर चलती रहती है। आइए अब हम मुगल कालीन प्रशासन पर एक दृष्टि डालते हैं। मुगल प्रशासन, मुगल की प्रशासनिक संरचना क्या होती है। मैं आशा करता हूं कि आपको सल्तनत कालीन प्रशासन की संरचना समझ में आ गई होगी। इसमें सबसे केंद्रीय राजा होता है और सबसे निम्न पर जो अधिकारी होता है वो ग्राम का अधिकारी होता है। उस ग्राम के अधिकारी को क्या कहते थे? खोत या मुकद्दम कहते थे। खोत या मुकद्दम कहा जाता था, जो गांव से कर वसूलता था। और यह गांव से कर वसूल कर किसको पहुंचाता था? अमीर को पहुंचाता था। अमीर किसको पहुंचाते थे? केंद्रीय राजा को पहुंचाते थे। और गांव में भी पंचायतें होती थी। दीवानी स्तर के जितने मामले होते हैं गांव पंचायत के द्वारा ही सुलझाई जाती थी। इस तरह से पूरा शासन तंत्र एक सूत्र में बंधा हुआ था। केंद्र पर केंद्रीय राजा और निम्न स्तर पे गांव का एक अधिकारी होता था। यह सब पद सोपानात्मक व्यवस्था की तरह से एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होते थे। आइए अब मुगल प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में की जाती है। जब बाबर ने 1526 ईस्वी में सल्तनत काल के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी यानी कि लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हरा देता है। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर के द्वारा दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है। और जब बाबर के द्वारा दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है तो बाबर का शासन होता है 1526 से 1530 तक। और फिर बाबर का लड़का हुमायूं रहता है और हुमायूं का शासन काल होता है 1530 से लेकर 1540 तक। हुमायूं का लड़का अकबर होता है। अकबर का शासन काल होता है 1556 से लेकर 1605 तक। इसी तरह से जहांगीर का काल होता है 1605 से 1627 तक। शाहजहां का शासन काल होता है 1628 से 1658 तक। औरंगजेब का शासन काल होता है 1658 से लेकर 1707 तक। बहादुर शाह का काल होता है 1707 से लेकर 1712 तक। इसके पश्चात विभिन्न राजा होते हैं, लेकिन यह उतने शक्तिशाली नहीं होते हैं, उतने कार्यकुशल नहीं होते हैं, यानी कि शासन चलता रहता है। और मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक जो होता है बहादुर शाह जफर, जो कि 1837 से लेकर 1857 तक शासन करता है। और 1857 में फिर क्रांति हो जाती है। 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन होता है। और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लेती है। और अंततः फिर जो 1857 की क्रांति होती है, उस क्रांति में बहादुर शाह जफर भी क्रांतिकारियों का साथ देते हैं। अतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहादुर शाह जफर को बंदी बना लेती है और उनको वर्मा भेज देती है, रंगून भेज देती है। और रंगून में ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। और 1858 से फिर बरतानिया हुकूमत का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। भारत एक उपनिवेश बन जाता है। तो बाबर ने 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और यह मुगल साम्राज्य करीब 1765 तक चलता है। 1765 तक चलता है, जब अंग्रेजों ने 1765 के बक्सर की लड़ाई में
बक्सर की लड़ाई में मीर जाफर को हरा दिया था और बंगाल के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, और फिर बंगाल के बाद धीरे धीरे विभिन्न प्रांतों को यह कब्जा कर लेते हैं और अंततः मुगल साम्राज्य का अंत हो जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया जाता है। तो इस मुगल काल की जो प्रशासनिक संरचना होती है, इस प्रशासनिक संरचना में सबसे शीर्ष पर होता है राजा। राजा या सम्राट होता है। सबसे शीर्ष पर कौन होता है? राजा। यानी कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सब कुछ किसके अधीन होती है? इस राजा के अधीन होती है। और राजा को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए, सलाह देने के लिए, परामर्श देने के लिए विभिन्न प्रमुख होते थे। और इसमें पहला प्रमुख होता था दीवान। यह एक मंत्री होता था। जैसे वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के ऊपर कौन है? राष्ट्रपति है। तो राजा राष्ट्रपति के समान होता था, यानी कि दीवान प्रधानमंत्री के समान होता था और राजा राष्ट्रपति के समान होता था। तो जो दीवान होता था वह सम्राट को या राजा को परामर्श देता था। यह राज्य का मुख्य अधिकारी होता था और राज्य के समस्त विभागों पर इसका नियंत्रण स्थापित होता था। जैसे वित्त विभाग, रक्षा विभाग, सेना विभाग, राजस्व विभाग, सैनिक विभाग, असैनिक मामले, इन सभी पर किसका अधिकार होता था? दीवान का अधिकार होता था। फिर दूसरे नंबर पर आता है मीर बख्शी। यह एक तरह से सेनापति होता था। सर्वोच्च कमांडर होता था। जल सेना, थल सेना इसके अधीन होते थे। उसमें वायुसेना तो थी नहीं, तो पैदल सैनिक, घुड़सवार सैनिक, हाथी सैनिक, रथ सैनिक इसके अधीन होते थे। मीर बख्शी के अधीन होते थे। इसी तरह से तीसरा अधिकारी होता था मीर समन होता था। ये जो मीर समन होता था, यह सभी प्रकार के आपूर्ति और भंडारण का कार्य देखता था और शाही भवन का निर्माण कराता था, सड़कों का निर्माण कराता था, जलाशयों का निर्माण कराता था। यानी कि जो लोक निर्माण संबंधी जिम्मेदारी होती है या निर्माण का जिम्मेदारी होती है, वह सब इस मीर शमन के द्वारा किया जाता था। यानी कि यह कारखानों का रखरखाव करने की जिम्मेदारी थी। विभिन्न उत्पादन के साधनों पर इसका नियंत्रण होता है और सड़कों की मरम्मत कराने का कार्य इस मीर समन का होता है। फिर चौथा होता है सदर। चौथा अधिकारी होता था सदर। यह जो सदर होता था, यह धर्म और न्याय विभाग का प्रमुख होता था। यह सदर धर्म एवं न्याय विभाग का अधिकारी होता था। न्याय विभाग का प्रमुख होता था सदर। और ये जो चार अधिकारी होते थे, यह राजा के होते थे, सम्राट के होते थे। यह राजा के या सम्राट के होते थे। यह चार अधिकारी यह केंद्रीय अधिकारी होते थे। जो प्रांतीय प्रशासन होता है, प्रांतीय प्रशासन के लिए भी विभिन्न अधिकारी हुआ करते थे। जैसे कि मुगल राज्य में पूरे राज्य को कई प्रांतों में बांट दिया गया था। पूरे राज्य को कई प्रांतों में, यानी कि पूरे इस भारत को कई प्रांतों में बांट दिया गया था। जैसे अकबर के समय 15 प्रांत थे और जहांगीर के समय 17 प्रांत थे और औरंगजेब के समय 21 प्रांत थे। और प्रांतों में विभिन्न अधिकारी होते थे। जहां अकबर के समय पूरे भारत में 15 प्रांत बनाए गए थे। जहांगीर के समय पूरे भारत में 17 प्रांत बनाए गए थे। औरंगजेब के समय पूरे भारत में कितने प्रांत बनाए गए थे? 21 प्रांत बनाए गए थे। और 21 प्रांत में एक एक अधिकारी होता था। जो प्रांत का जो मुखिया होता था वह उसको सूबेदार कहा जाता था। सूबेदार, जैसे सूबेदार वर्तमान समय में हम राज्यपाल को देख सकते हैं। प्रांत का मुखिया कौन होता है? राज्यपाल होता है। इसी तरह से उस समय प्रांत का मुखिया, मुगल काल में प्रांत का मुखिया कौन होता था? सूबेदार होता था। इसको राज्यपाल भी कहा जाता था और इसका स्थान राजा के समान ही होता था। उसके पश्चात दीवान होता था। यह सूबेदार के नीचे होता था। दीवान सूबेदार के नीचे होता था। यानी कि जिस तरह से केंद्र में पहले स्तर पे राजा होता था और दूसरे स्तर पे दीवान होता था, और दीवान एक तरह से राजा का प्रधानमंत्री होता था, तो यह दीवान भी सूबेदार का प्रधानमंत्री होता था। दीवान जो होता था वह विभिन्न मंत्रियों का प्रमुख होता था। राज्य के प्रांत के विभिन्न मंत्रियों का प्रमुख होता था और यह सूबेदार की सहायता करता था। प्रांतों का शासन चलाने में यह इसकी सहायता करता था। तीसरे स्तर का जो अधिकारी होता है वह सदर होता है। सदर का जो कार्य होता था, सदर जो था वह राजा के द्वारा नियुक्त किया जाता था। यानी कि ये सब राजा के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। केंद्रीय सम्राट के द्वारा ही नियुक्त किए जाते थे। सूबेदार की नियुक्ति भी राजा के द्वारा होती थी, दीवान की नियुक्ति भी होती थी, सदर की भी नियुक्ति राजा के द्वारा होती थी। सदर जो होता था वह धर्म संबंधी कार्य देखता था। वह देखता था कि प्रांत में
सब धार्मिक, सब वह देखता था कि प्रांत में धर्म के अनुसार शासन चलाया जा रहा है कि नहीं, इस्लामिक कानून के अनुसार शासन चलाया जा रहा है कि नहीं, कुरान के अनुसार शासन चलाया जा रहा है कि नहीं। और यह विभिन्न जो सदर होता था, यह काजियों की नियुक्ति करता था। काजी यह धर्मगुरु होते थे, यह काजी की नियुक्ति करता था, आदिल की नियुक्ति करता था। काजिल और आदिल इसके अधीन होते थे। यह भूमि और दान का भी वितरण करता था। यानी कि जितने भी धर्मार्थ कार्य थे, धर्मार्थ कार्य थे, वह सारे धर्मार्थ कार्य इस सदर के अधीन होते हैं। चौथा जो अधिकारी होता है वह आमिल होता है। चौथा जो अधिकारी था वह आमिल था। यह राजस्व संग्रहण अधिकारी होता था। राजस्व संग्रहण अधिकारी होता था। यह पूरे राज्य के राजस्व का संग्रह करता था। राज्य का संग्रह करता था और राजस्व संग्रह का सबसे ऊंचा अधिकारी होता था। पांचवा अधिकारी था बख्शी। यह जो बख्शी था यह आमिल की सहायता करता था, इसकी सहायता करता था, यानी कि राजस्व संग्रह में इसकी सहायता करता था। एक तरह से यह कानून गो की तरह से होता था, कानून गो की तरह से होता था। और यह भूमि से होने वाली आय का लेखा जोखा करता था। इसी तरह से जो छठवां अधिकारी होता था, प्रांत का जो छठवां अधिकारी होता था वह होता था पोटदार। बाद में ये चल के पटवारी कहे गए। पोटदार बाद में यही चल के पटवारी कहे गए। यानी कि इनकी जो भूमिका थी, यानी कि इनकी जो भूमिका थी वह लेखपाल की तरह से थी। इनकी भूमिका लेखपाल की तरह से होती है। और यह किसानों से कर वसूलते हैं। किसानों से कर वसूल कर यह राजकोष में जमा करते हैं। इनका कार्य था कि कर वसूलना। पोटदार का काम था कर वसूलना। कर वसूल करके यह राजकोष में जमा करते थे। सातवां अधिकारी जो होता है वह फौजदार होता है। यह फौजदार जो होता है यह प्रांतीय सेना का प्रमुख अधिकारी होता है। इसका कार्य होता है कि प्रांत में शांति बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध पर नियंत्रण स्थापित करना, दंड व्यवस्था को बनाए रखना। फौजदार यह राज्य का सेनापति होता था और राज्य में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी इसी फौजदार की होती थी। और इसी तरह से राज्य के लिए कोतवाल होते थे। राज्य के लिए कोतवाल हुआ करते थे। यह एक तरह से पुलिस अधिकारी होता है। कोतवाल राज्य का पुलिस अधिकारी होता था और पूरे राज्य में पुलिस प्रशासन का जिम्मा इस कोतवाल को था। तो यह था प्रांत का प्रशासन। अब हम देखते हैं जिला का प्रशासन। ये प्रांत का प्रशासन था। अब हम जिला का प्रशासन देखते हैं। जिले का प्रशासन किस तरह से था? जिला प्रशासन, प्रत्येक जिले में एक फौजदार होता था, एक कोतवाल होता था। प्रत्येक जिले में जिस तरह से पूरे राज्य के लिए एक फौजदार और कोतवाल की व्यवस्था थी, इसी तरह से जिले के लिए भी फौजदार की व्यवस्था होती है और कोतवाल की व्यवस्था होती है। जिले का कोतवाल और ये फौजदार की व्यवस्था होती है। कोतवाल जो होता था वो पुलिस व्यवस्था को भी बनाए रखता था। फौजदार जिले का प्रमुख होता था। इसकी स्थिति जो होती है वो डीएम की तरह से होती है और कोतवाल की स्थिति जो होती है वह एसपी की तरह से होती है। जिस तरह से जिले में एक डीएम होता है, एक एसपी होता है, इसी तरह से उस समय मुगल कालीन प्रशासन में जिले का जो प्रमुख होता था उसको फौजदार कहा जाता था और जिले की सारी जिम्मेदारी फौजदार की ही होती थी। और सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था का कार्य कोतवाल के द्वारा किया जाता था। इसके अलावा विभिन्न अधिकारी होते थे, जैसे कि मुकद्दम, सरपंच, ये विभिन्न अधिकारी होते थे। मुकद्दम कौन होता था? और जो जिला होता है, जिला का प्रशासन होता है, जिला का प्रशासन करने के लिए जिला को परगना में विभाजित कर दिया जाता था, गांव में विभाजित कर दिया जाता था। जो मुकद्दम होता है यह परगना का प्रमुख होता है। यह परगना में रहकर राजस्व की वसूली करता है, कर संग्रह करता है और यह राजस्व एकत्रित करके राजकोष में जमा कराता था। इसी तरह से जो सरपंच होता था वह गांव का प्रमुख होता था। सरपंच गांव का प्रमुख होता था। यह जनता के द्वारा निर्वाचित होता था। इसका भी कार्य होता था कि राजस्व संग्रह करके राजकोष में जमा कराना। और इस सरपंच की सहायता के लिए पटवारी होते थे, लेखाकार होते थे और गांव की समस्त जिम्मेदारी, गांव के सुरक्षा की जिम्मेदारी, गांव से कर वसूलने की जिम्मेदारी, गांव में शांति व्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेदारी इस सरपंच की होती थी। यह सरपंच अपने विभिन्न अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से गांव पर प्रशासन करता था।
अब हम न्यायिक प्रशासन को देख सकते हैं। न्यायिक प्रशासन, न्यायिक प्रशासन के भी दो स्वरूप होते थे। एक दीवानी होता था और दूसरा फौजदारी होता था। दीवानी और फौजदारी होता था। दीवानी के जो मामले होते थे वह काजियों के द्वारा सुलझाए जाते थे। संपत्ति संबंधी जो विवाद होते थे वह काजियों के द्वारा सुलझाए जाते थे। स्थानीय स्तर के विवाद सरपंच के द्वारा ही सुलझा लिए जाते थे। और इसी तरह से फौजदारी जो होता था वह आपराधिक न्यायालय होता था और इसके लिए जो जिले का प्रमुख होता था और राज्य का प्रमुख होता था वही दंड देने के लिए अधिकृत होता था। और इन सभी मामलों में, चाहे वह दीवानी मामले हो चाहे फौजदारी मामले हो, इसमें राजा का निर्णय सर्वमान्य होता था। राजा ही एक तरह से सुप्रीम कोर्ट होता था। राजा के विरुद्ध कहीं अपील नहीं की जा सकती थी, यानी कि बादशाह का निर्णय ही अंतिम होता था और वही न्याय करता था, वही न्याय का सर्वे सर्वा था। इस तरह से हम मुगल कालीन प्रशासन के विषय में देख सकते हैं कि मुगल कालीन प्रशासन केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली थी और पूरे राज्य को कई स्तरों पर बांटा गया था। केंद्रीय स्तर पर राजा था और उसके विभिन्न अधिकारी होते हैं। प्रांतीय स्तर पे सूबेदार होता है और उसके अधीन विभिन्न अधिकारी होते हैं। इसी तरह से जिला स्तर पे विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी होते थे और जितने भी कर वसूले जाते थे सब नीचे से वसूल कर राजा के पास जाते थे, सम्राट के पास जाते थे। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको बताया मध्यकालीन भारतीय प्रशासन के अंतर्गत सल्तनत कालीन प्रशासन और मुगल कालीन प्रशासन। लेकिन इसी पीरियड में 1765 के पश्चात भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हो जाती है और मुगल साम्राज्य जो होता है वह नाम मात्र का होता है। मुगल शासक नाम मात्र के होते हैं और मुगल शासकों का अंत भी 1857 में हो जाता है, यानी कि 1765 से भारत का प्रशासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला जाता है। इस तरह से मुगल काल का प्रशासन जो होता है वह वास्तविक रूप से 1526 ईस्वी से 1765 ईस्वी तक ही रहता है। 1765 ईस्वी के पश्चात आ जाता है ब्रिटिश कालीन शासन व्यवस्था। और इस ब्रिटिश कालीन शासन व्यवस्था को मैं नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा आधुनिक भारतीय प्रशासन का विकास, उसके अंतर्गत बताऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।